बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए सिर्फ 1 मिनट में। इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में दिखाया जाता है, जिससे आपके समय की बचत होती है। तो इसलिए इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जब उन्होंने कहा कि भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दूसरे चरण के बाद भाजपा के नेता पूरी तरीके से निराश और जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार भारत में इंडिया गठबंधन को ही जिताना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि दूसरे चरण के बाद आप देख रहे हैं कि 400 पार के नारे वाली मूवी पीएम भूल चुके हैं। जब पहले फेज में तो ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, जबकि दूसरे फेज में तो पर्दे पर चढ़ी ही नहीं है। पीएम मोदी मुद्दे की बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की। तेजस्वी यादव ने कहा कि निश्चित तौर पर आरक्षण कटने की बात जो पीएम कह रहे हैं वो इंडिया गठबंधन का आरक्षण काट करके किसी दूसरे विशेष वर्ग के लोगों को देंगे। आज तक आरक्षण काट करके कोई भी किसी को दिया है क्या? ये मुद्दे की बात नहीं करके बल्कि मुद्दे से भटकाते हैं। अब लोग जान चुके हैं कि मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो कभी रोजगार नहीं मिलेगी। इसीलिए जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार भारत में इंडिया गठबंधन को ही जिताना है। अब बिहार अब बहुत जल्द मालामाल होने जा रहा है। हाँ, आपको बता दूं कि बिहार की धरती के नीचे अब खजाना निकला है। जी हाँ, सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन ये 100% सच है। और ये खजाना कहीं नहीं बल्कि बिहार के जमुई में निकला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर बिहार के जमुई जिला के सिकंदरा इलाके में लौह अयस्क मैग्नेटाइट के 2 ब्लॉक के माइनिंग के लिए नीलामी का काम जल्द होगा। यानी कि इस इलाके में लोहा का भंडार मिला है। जहाँ लोहा का भंडार को अब इसको नीलामी की प्रक्रिया जारी है। इसके बारे में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद नीलामी के लिए निविदा निकाली जाएगी और इस साल के अंत में माइनिंग का काम शुरू होगा। यानी कि यहाँ से लोहा निकलाया जाएगा। सचिव ने बताया है कि जमुई के सिकंदरा इलाके में मैग्नेटाइट का 45 मिलियन टन का भंडार मिला है। मंजोस और फिर भट्टा गाँव में 2 भंडार मिला है, जहाँ उसका बाजार मूल्य लगभग 3500 करोड़ है। सिकंदरा इलाके में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का लगभग 45 मिलियन टन के भंडार के खनन की तैयारी है। इस इलाके में लगभग 2000 एकड़ में क्षेत्रफल में लौह अयस्क का भंडार मिला है, यानी कि लोहा का भंडार मिला है। अब बिहार में भीषण गर्मी और लू का कहर लगातार जारी है, जैसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जब विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ साथ अस्पतालों के अधीक्षकों और फिर निदेशकों के नाम एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ साथ अस्पतालों के अधीक्षकों और फिर निवेशकों का नाम एडवाइजरी जारी की है। जब स्वास्थ्य समिति की ओर से इस संबंध में सभी को निर्देश पत्र भी भेज दिया गया है। जब जिलों को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि अत्यधिक गर्मी और फिर लू के प्रकोप की वजह से लोगों में स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा सभी श्रेणी के अस्पतालों में गर्मी से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए डेडिकेटेड वार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करें और कई सारी दवाएं पर्याप्त व्यवस्था रखें। जहाँ लू अथवा गर्मी से पीड़ित जो भी रोगी आता है उसकी हृदय गति, ब्लड प्रेशर, रेक्टम टेम्परेचर और फिर मानसिक स्थिति की निरंतर निगरानी करें। दोस्तों जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जातिवाद पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी को वोट पड़ा है ना बिहार में। अगर पड़ा है तो फिर वे कौन लोग हैं जो कहते हैं कि बिहार में वोट जातिवाद पर पड़ता है? जब मुझे कोई बताएं कि मधेपुरा और फिर बिहार में मोदी जी की जाति के कितने लोग रहते हैं। अगर किसी को लगता है कि हर आदमी जाति के नाम पर ही वोट करता है तो फिर मोदी जी को बिहार में वोट कौन दे रहा है? या बिहार में काफी लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिल रहा है, तो फिर कोई मुझे ये बताए कि बिहार में 18% वोट मुसलमानों की है, तो फिर वो वोट असदुद्दीन ओवैसी को ना देकर के लालू प्रसाद यादव को क्यों दे रहे हैं? मुसलमान लालू प्रसाद यादव को वोट दे रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? लालू जी तो मुसलमान के जाति के भी नहीं है। जाति धर्म के नाम पर वोट पूरे बिहार में पड़ता है और पूरी दुनिया में भी पड़ता है। जब बिहार के होने के नाते मैं बिन मांगे सुझाव देता हूँ। जब बिहार के लोगों को बाहर में नीचा दिखाने के लिए आपकी और फिर हमारे दिमाग में जातिवाद का जहर घोल दिया जाता है कि बिहार इसलिए पिछड़ा है कि यहाँ पर जाति बहुत है। या अगर आप गुजरात कर्नाटक जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ भी जातिवाद उतनी ही है जितनी बिहार में है। गुजरात और आंध्र प्रदेश में लोगों को जातिवाद को कुछ कहते देखा है? हम बिहार में मजदूर गरीब पिछड़े हैं इसलिए हमें जातिवाद बताया जा रहा है, जबकि जातिवाद हर जगह है। हर जगह जाति के नाम पर वोट होता है, लेकिन बिहार के लोग ही बदनाम है जातिवाद को लेकर के।
दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान शुक्रवार को संपन्न हुआ। भागलपुर में भी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। प्रचंड धूप के बाद भी मतदाता अपने अपने घरों से निकले और फिर मतदान किया। हालांकि पूरे बिहार में भागलपुर में ही सबसे कम मतदान हुआ है, लेकिन ऐसे कई मतदाता यहाँ पर दिखे जो कहीं धार्मिक परंपरा को तोड़ करके घर से बाहर निकले और मतदान किया। जहाँ पीरपैते की बेटी स्वाति का विवाह होना है, जहाँ उसने मतदान के लिए परंपरा को तोड़ा और हल्दी के बाद भी अपने घर से बाहर निकली और वोट डाला। जबकि अपनी मां का श्राद्ध कर रहे प्रांजल वाजपेयी उत्तरी पहनकर ही बूथ पर पहुंच गए और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेकर के मिसाल पेश की। जब बिहार के भागलपुर के लालूचक अंगारी इलाके में रहने वाले प्रांजल वाजपेयी शुक्रवार को उत्तरी पहनकर के बूथ पर पहुंच गए और उन्होंने मतदान किया। मतदान को लेकर के वे बेहद उत्साहित थे। मतदान के दिन ही प्रांजल की मां के श्राद्ध का दशकर्म था। जब दशकर्म से पहले निकल करके लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभा करके प्रांजल ने लोकतंत्र के प्रति अगाध आस्था प्रदर्शित करते हुए युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित भी किया है। दोस्तों बिहार के हाजीपुर में आरजेडी के बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। 2024 के चुनाव प्रचार में बुधवार को मुन्ना शुक्ला ने लोगों को 90 के दशक वाला जिन का याद दिलाया है। मुन्ना शुक्ला ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 90 और 95 वाला जिन निकलेगा और बिहार से लालटेन लेकर के दिल्ली पहुंचेंगे जब महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। जब आपको पता होना चाहिए कि 90 और 95 के दशक में जो जिन निकला था, हो सकता है कि इस बार भी वह जिन निकलेगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं पर इस पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये अभियान मुन्ना शुक्ला पर ही भारी पड़ेगा। दोस्तों राजधानी पटना समेत बिहार में तेज रफ्तार से पछुआ हवा चलने का क्रम जारी है। जब कल पटना और आसपास के इलाकों में पूरे दिन 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। जहाँ दिन में धूप चढ़ने के साथ ही लोग दोपहर में गर्म हवा से परेशान रहे। जब मौसम के तल खतेवर से पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल, मोतिहारी, शेखपुरा और खगड़िया लू की चपेट में रहा। जब वहीं पर पटना समेत बचे हुए जिले में दिन गर्म रहा। वहीं पर हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना है। आपको बता दूं कि आज उत्तर पश्चिम भाग और फिर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दक्षिण पश्चिम भाग के रोहतास, भभुआ में छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है। जबकि बिहार के बचे हुए जिलों का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। जब मौसम वैज्ञानिकों की ओर से 30 अप्रैल तक बिहार के दक्षिण और फिर उत्तरी भागों में लू गर्म रहने की संभावना जताई गई है। खबर बिहार से है। यहाँ के वैशाली महुआ से राजद विधायक ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के चौंकाने वाला बयान दिया है। जहाँ राजद विधायक मुकेश रोशन अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ में महागठबंधन के उम्मीदवार शिवचंद्र राम के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले युवाओं में अधिकांश को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। हार्ट अटैक से युवाओं की जान जा रही है। आपको बता दूं कि मुकेश रोशन ने बताया है कि हार्ट अटैक से उन्हीं लोगों की जान जा रही है जिन्होंने कोरोना काल में जो अपने परिवार को खो दिया। एनडीए पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन वाली कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत चंदा लेने का काम किया है। विधायक मुकेश रोशन ने बताया है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन बनाने का काम किया उन्होंने उसका कंपोजिशन बताने का काम नहीं किया। जहाँ वहीं पर विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि कोई भी दवा कंपोजिशन होता है, लेकिन आज तक इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन का कंपोजिशन बताने का काम नहीं किया है। जब आज हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं, जब कोरोना काल में इतने लोगों ने डंडी मारना का काम किया है, 125 करोड़ देशवासियों को इंजेक्शन लगवाने का काम किया, लेकिन आज लोगों की जान जारी है। राजद विधायक मुकेश रोशन ने बताया है कि पहले वैसा कभी नहीं हुआ था जैसा अभी कोरोना वैक्सीन लेने के बाद लोगों की हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन के नाम पर देश के लोगों को ठगने का काम किया है। दोस्तों बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जोरदार निशाना साधा है। जहां सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश में जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है किसी की मां ने दूध नहीं पिया है जो संविधान को बदल दे। सम्राट चौधरी ने आगे लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आप बताएं कि जब संविधान को दरकिनार करके मनमोहन सिंह गरीब दलितों की संपत्ति पर मुसलमानों का हक बता रहे थे तो फिर कहाँ थे आप? जब संविधान के पन्नों पर उकेरे प्रभु राम को सैकड़ों वर्षों तक टेंट में रखा गया था तो फिर कहाँ थे आप? नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लूटने वाले हमें बताएं कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है। दोस्तों बिहार की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। अब उनके खिलाफ लालू यादव ने भी मैदान में ताल ठोक दी है। लालू ने नामांकन करके सभी को चौंका दिया है। मीडिया में उन्हीं के नाम की चर्चा चल रही है। आइए जानते हैं कि आखिर बिहार में इतना बड़ा खेला कैसे हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर आरजेडी से दो उम्मीदवार कैसे एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये आरजेडी वाले लालू यादव नहीं है बल्कि कोई और ही है। जहाँ सारण से जिस लालू यादव ने चुनावी पर्चा दाखिल किया है वह ग्राम प्रधान से लेकर के
MLA और फिर यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। इनकी कहानी भी बड़ा ही दिलचस्प है। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के हम नाम है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हम नाम वाले लालू प्रसाद यादव साल 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने छोटे चुनाव से लेकर के बड़े बड़े चुनाव में ताल ठोकी है, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। ये लालू मरोड़ा के रहने वाले हैं। जहाँ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के खिलाफ मरोड़ा वाले लालू प्रसाद यादव ने चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी 2 बार नामांकन दाखिल करने की कोशिश की थी। इससे पहले जितनी भी बार लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में उतरे, हर बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन किया और हर बार इन्हें हार मिली। देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी गर्माहट काफी ज्यादा तेज है। जहां सत्ता पक्ष अपने विकास के दावे को गिना करके लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो फिर वहीं पर विपक्ष अब एक नए स्टैंड के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। जब विपक्ष के नेताओं का कहना है कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है और इसे बाबा साहेब के द्वारा लिखी गई संविधान से ऐतराज है। इसके बाद अब इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी भाजपा पर कुछ इसी तरह का आरोप लगा करके PM मोदी से सवाल किया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स से पोस्ट करते हुए PM मोदी और भाजपा को लेकर के कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और फिर बीजेपी के नेताओं को बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान से नफरत क्यों है। मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों और फिर गरीबों का आरक्षण, नौकरी, लोकतंत्र और संविधान क्यों समाप्त करना चाहती है? जवाब दे। आपको बता दूं कि इससे पहले विपक्षी नेता राहुल गांधी और फिर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी ये कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान को बदलने और फिर आरक्षण को समाप्त करने के लिए 400 सीट की मांग कर रहे हैं। यह सरकार बनाने के लिए तो 273 ही सीट ही काफी है। ये चुनाव संविधान और फिर देश बचाने का चुनाव है। मतलब साफ है कि इन बातों के जरिए विपक्ष के नेता अपना एक नया एजेंडा बना करके चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। उधर विपक्ष के इस आरोप का बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने बखूबी जवाब दिया। जहाँ PM मोदी ने कहा कि मैं तो क्या, अब खुद बाबा साहेब भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता। तो फिर विपक्ष के नेता झूठा एजेंडा क्यों कर रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? जनता उनके इन मंसूबों को सफल नहीं होने देगा। कर्नाटक मॉडल को देश भर में लागू नहीं होने देगा। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू हो चुकी है। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार के बेगूसराय से अभी मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह है, जो कि भाजपा से हैं। लेकिन अब गिरिराज सिंह हिंदू मुसलमान के नाम पर खुलेआम वोट मांग रहे हैं। गिरिराज सिंह खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जहाँ PM मोदी की तरह विपक्षी कांग्रेस को मुस्लिम परस्त बता करके क्षेत्र में वोट मांग रहा है। जहाँ हाल ही में मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काटने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सोचती है कि मुसलमानों का वोट हमें निश्चित है। वायनाड में राहुल गांधी के नामांकन से लेकर के चुनाव तक एक झंडा कांग्रेस का और 100 झंडा मुस्लिम लीग का होता था। कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काटती है, जब हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार छीनती है। आज तक जो हिंदुओं के लिए नहीं हुआ, वह कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए किया है। वहीं पर कांग्रेस पर OBC का अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश में गृह युद्ध हो जाए। यदि OBC का अधिकार कांग्रेस छीनेगी, क्या कांग्रेस क्या चाहती है कि मुसलमानों को OBC का दर्जा दे दे, OBC सड़क पर उतर जाए, हंगामा हो और लालू यादव जैसे लोग ऐसे समय में चुप हो जाते हैं। जब मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लेने की मांग करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमान बहुसंख्यक हो गए हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा इनसे ले लेना चाहिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा ही परिभाषित नहीं हो पा रही है। मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना हिंदुओं के साथ बेईमानी है। जब विपक्ष पर जिन की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए गिरिराज सिंह कहते हैं कि इस देश में जो लोग जिन की भाषा और औरंगजेब की भाषा बोलते हैं, ये भारत के हित में नहीं है। भारत के हिंदुओं को ललकारा जा रहा है, ये उचित नहीं है। दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेता डिप्रेशन में है। देश की जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी है तो फिर नौकरी मिलना मुश्किल है। PM मोदी मुद्दों की बात छोड़ करके सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। उनका काम समाज में जहर बोना है। लोकसभा चुनाव के चरण में ही 400 पार वाली फिल्म अब फ्लॉप हो चुकी है। जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद NDA के लोग अब साथ में है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के किसान, नौजवान, महिला, छात्र, व्यापारी और कर्मचारी जान चुके हैं कि मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी है तो बेरोजगारी हटाना मुश्किल है, मोदी है तो महंगाई कम होना मुश्किल है, मोदी है तो मुद्दों पर बात होना मुश्किल है, मोदी है तो स्कूल अस्पताल पर चर्चा होना मुश्किल है, मोदी है तो किसानों की आय दोगुनी होनी मुश्किल है। बिहार की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री 2 जगह बिहार में गए थे, एक बार भी उन्होंने अपने साल की किसी भी उपलब्धि का जिक्र नहीं किया। या सही मायने में कोई उपलब्धि हो तो फिर जिक्र करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने यह भी बता दिया है कि उन्होंने उनके सांसदों ने 5 वर्षों में क्या किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी इतना झूठ और फिर असत्य बोल चुके हैं कि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब वे मुद्दों से भाग रहे हैं।
दोस्तों, किशनगंज लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसके लिए यहाँ की अमन पसंद जनता बधाई के पात्र है। तो वहीं पर प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को भी निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है। आपको बता दूं कि कमोबेश 18 लाख मतदाताओं में से 64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जहाँ लोकसभा के कुल 6 विधानसभाओं की अगर बात करें तो निष्कर्ष कुछ ऐसा है कि बहादुरगंज विधानसभा लगभग AIMIM लीड पोजीशन में होगी। कोचाधामन विधानसभा में भी AIMIM लीड में होगी। वहीं पर जहां ठाकुरगंज विधानसभा में JDU नंबर पर रहेगी, तो फिर वहीं पर AIMIM कांग्रेस बराबरी पर रहने की संभावना है। जबकि किशनगंज विधानसभा में कांग्रेस दमदार लीड पोजीशन में रहेगी। किशनगंज के आकलन पर नजर डाले तो फिर जदयू का चांस बनता है। जी हाँ, लेकिन आपको यहाँ बताते चले कि अमोर 82 से जो भी रिपोर्ट मिल रही है वे सुनी सुनाई है। हकीकत वही लोग जानते हैं वहाँ से ताल्लुक जो रखते हैं। आपको ये भी जानकारी होगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमोर 82 में कांग्रेस और फिर AIMIM की वोटों का अंतर 70,000 था। अगर कांग्रेस ने किला बचा लिया तो फिर 100% जीत कांग्रेस की ही होगी। और यदि 70,000 के इस गैप से 20 से 30,000 वोट कांग्रेस को कम आया होगा तो फिर जदयू फाइनली जीत हासिल करेगी। या फिर अगर 70,000 के इस गैप में से कांग्रेस को 40 से 50,000 वोट कम आया होगा तो फिर निश्चित रूप से AIMIM इस बार फतह करेगी। होगा क्या, ये तो समय पर ही हम छोड़ देते हैं, जहां आकलन ही कर सकते हैं। गैप का खबर सिर्फ अल्लाह को ही है। जब कुल मिलाकर के अमोर 82 तय करेगा कि किशनगंज का अगला सांसद कौन होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बक्सर लोकसभा सीट की जंग काफी ज्यादा खास है। यहाँ से पूर्व सांसद का टिकट काट दिया गया और भाजपा ने अपना नया कैंडिडेट मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन की तरफ से पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में अब इन दोनों नेताओं का चुनावी दावे भी जारी है। जहाँ सुधाकर भाजपा कैंडिडेट को गोडसे की विचारधारा का बता रहे हैं, तो फिर वहीं पर अब इसका जवाब मिथिलेश तिवारी ने भी दे दिया है, जो कि भाजपा का कैंडिडेट है। दरअसल इंडिया गठबंधन उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश में गोडसे की विचारधारा लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये देश गांधी की विचारधारा से चलता है, ना कि गोडसे की विचारधारा से। उसके बाद इसका जवाब भाजपा कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी ने दिया है, उन्होंने कहा कि मेरी बराबरी करने में सुधाकर सिंह को 100 जन्म लग जाएंगे। सुधाकर सिंह मात्र 150 वोट से चुनाव जीते थे और मैं हार कर भी उनसे 3 गुना वोट लाया था। अब 4 जून को पता चलेगा कि वे कितने पानी में हैं। खबर बिहार के बेगूसराय से सामने आई है। बेगूसराय के लोकसभा क्षेत्र चुनाव लड़ रहे केंद्रीय ग्रामीण मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुझे शक है कि इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी के पास बलिदान देने के लिए मंगलसूत्र था भी या नहीं। वे प्रियंका गांधी को जवाब दे रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया जताई थी कि मोदी ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आने पर महिलाओं से उनका सोना और मंगलसूत्र छीन लेगी। उन्होंने राजीव गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए दावा किया था कि उनकी माँ और फिर उनकी दादी ने भारत से युद्ध के दौरान मंगलसूत्र बलिदान दिया था। वहीं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि उनकी मां सोनिया गांधी, जो कि इटली से है, उनके पास मंगलसूत्र था भी या नहीं, और उनकी दादी इंदिरा गांधी, जिन्होंने फिरोज गांधी से शादी की थी, उनके पास मंगलसूत्र भी था या नहीं। फिरोज गांधी के धर्म में मंगलसूत्र रखने की प्रथा नहीं है। मेरा मानना है कि प्रियंका गांधी के पास मंगलसूत्र है, लेकिन वे दादी परिवार के बारे में और फिर कितने दिन तक बात करते रहेंगे। आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह ने पहले भी गांधी परिवार के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की है। उन्होंने एक बार कहा था कि सोनिया गांधी की त्वचा के रंग में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने में मदद की, और दूसरी बार उन्होंने राहुल गांधी को विदूषक कहा था। दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। इस चरण में सबसे चर्चित सीट कोई रही तो फिर वह पूर्णिया की लोकसभा सीट, जहां पर वोटरों का अलग अंदाज दिखा। यहाँ वोटर कोई राम नाम तो कोई परिणाम करता दिखा। अब अंतिम परिणाम से ही पता चल पाएगा कि वोटरों ने किसके पक्ष में मतदान किया। आपको बता दूं कि आसमान से बरस रही आग के बीच भी चुनावी महापर्व का रंग कतई फीका नहीं रहा। जब तमाम आकांक्षाओं को झेलते हुए मतदाताओं ने पूरे मन से ईवीएम का बटन दबाया और इसका भरपूर आनंद भी लिया। जहाँ युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सहित अन्य लोगों ने बढ़ चढ़ कर के मतदान में भाग लिया। जहाँ शहर से लेकर के गाँव तक चुनावी महापर्व का रंग पूरी तरीके से अनूठा रहा। कड़ाके की धूप के बावजूद भी छाँव में मतदाताओं की चौकड़ी जमी रही, और फिर लोग मतदान केंद्र से बाहर आने वाले में से उनका वोट किधर गया ये जानने को भी उत्सुक रहे। जिस बूथ पर फाइट करा था वहां इस पर ज्यादा आनंद भी था। अच्छी बात थी कि माहौल में कहीं तल्खी नहीं थी। जब बात इशारों में हो रही थी, राम राम या फिर प्रणाम कहकर के मुस्कुराते हुए लोग निकल जा रहे थे। ये जरूर था
कि लालटेन वाला संकेत कम ही दिख रहा था। समझने वाले तो हर बात को समझ जाते थे। राम राम का सामान्य अर्थ पीएम मोदी एनडीए से था। राम राम का एक दूसरा अर्थ भी निकल रहा था। जिनको वो वोट करते आ रहे थे या फिर जिनके समर्थक थे उन्हें राम राम कह रहे थे, जबकि वो वोट किसी और को दिया था। दूसरी तरफ प्रणाम से सामान्य अर्थ ये था कि वोट निर्दलीय राजेश रंजन और पप्पू यादव के तरफ गया। जब पप्पू यादव ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत प्रणाम पूर्णिया से किया था। चौकड़ी में इसका भी एक अन्य अर्थ निकाला जा रहा था कि प्रणाम को प्रणाम करने की बात कर रहे थे। इसका मतलब वोट दूसरे को दिया है। इस बीच सामान्य बात ये रही कि लालटेन वाला संकेत कम स्थान पर ही देखने को मिला। पूर्णिया सिटी के बूथ पर वोट डालने पहुंचे युवा आदिल सैनी ने कहा कि इधर तो लालटेन तो बस भुक भुक करके रहा, जब उधर इक्के दुक्के वोट ही लालटेन में पड़े, जब लड़ाई आमने सामने हो गई। दोस्तों, बिहार के बोधगया में एक जापानी महिला के साथ लूट की वारदात सामने आई है। यहाँ पर बदमाशों ने कपल पर अटैक किया और जापानी महिला का बैग लेकर के रफू चक्कर हो गए। यह वारदात के वक्त 4 बदमाशों ने पहले कपल को अपने जाल में फंसाया और जापानी महिला का पर्स लेकर के भाग गए। जब पर्स के अंदर करीब 2 लाख रुपए कैश और फिर डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। फिलहाल एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जापानी महिला को मोमोस अपने भारतीय पति अनूप कुमार के साथ बोधगया दर्शन के लिए गई थी। जब वो वापस लौटने के लिए गाड़ी में बैठे तो फिर उसी दौरान उनकी कार पर कुछ बदमाशों ने कुछ फेंक दिया। इसके बाद उन्हीं में से किसी ने कपल को बताया है कि उसकी कार में आग लगी है। जैसे ही कपल ने उतर करके देखा तो फिर थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो गए। जैसे ही उन्हें होश आया तो फिर देखा कि 4 बदमाशों में से 3 पहले ही गायब हो गए थे, जब वहीं पर एक ऑटो रिक्शा से भाग निकला। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक सुबह 8 बजे के पहले अपने अपने विद्यालय पोषक क्षेत्र में घूमेंगे और बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। जी हाँ, यानी कि के पाठक ने शिक्षकों को एक और नया टास्क दे दिया है। जहाँ उसके बाद 8 बजे से मिशन दक्ष की विशेष कक्षा के साथ कक्षाओं के साथ अन्य कक्षाओं के बच्चों की विशेष कक्षाएं चलेंगी। बच्चों को मिड डे मील 10:05 से परोसे जाएंगे। ये निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से प्रत्येक कार्य दिवस को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। आपको बता दूं कि सरकारी विद्यालय में चल रही गर्मी की छुट्टी में प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे की विशेष कक्षाएं चल रही हैं। 2 विशेष कक्षाएं वार्षिक परीक्षा में फेल या फिर उसमें शामिल नहीं हुए बच्चों के लिए हैं। इसके साथ ही अन्य कक्षाओं में बच्चों को भी विशेष कक्षाओं में आने की अनुमति है। विशेष कक्षाओं के संचालन के बाद बच्चों के बीच मध्याह्न भोजन भी परोसे जा रहे हैं। 15 अप्रैल से चल रही गर्मी की छुट्टी 15 मई तक चलेगी। आपको बता दूं कि इस बीच शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के मुताबिक सुबह 11 बजे से प्रत्येक स्कूल संसाधन केंद्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जहां उसमें सभी प्रधानाध्यापक और फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक शामिल होंगे। दोस्तों, बिहार में तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। वहीं पर बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी और फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में मुकेश सहनी ने कहा कि मोदी की सरकार गरीबों की सरकार नहीं बल्कि अमीरों की सरकार है। जब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि लालू प्रसाद की विचारधारा की सरकार जब तक देश में नहीं बनेंगे तब तक गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में 17 महीने की लालू प्रसाद की विचारधारा की सरकार बनी तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिली तथा जातीय गणना हुई और आरक्षण भी बढ़ाया गया। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की विचारधारा की सरकार काम करने का यही तरीका है। वहीं पर मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा का ना तो देश के लोगों पर भरोसा है और न ही लोकतंत्र और संविधान पर। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि भाजपा एमएलए को खरीद देती है और जनता द्वारा बनाई गई सरकार को गिरा देती है। उन्होंने कहा कि आज निर्णय का समय है। उन्होंने कहा कि आज हम लोग यहाँ मछली खाते हैं और फिर प्रधानमंत्री जी को कांटा दिल्ली में लगता है। जब मुकेश सहनी ने अग्निवीर योजना को लेकर के भी तंज कसते हुए कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद 22 साल में युवाओं को रिटायर कर रहे हैं और 75 साल की उम्र में खुद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस सरकार को बदल दिया जाए। 2 बार इस सरकार को देख लिया गया, लेकिन अब तीसरी बार गलती नहीं करनी है। दोस्तों, खबर बिहार के खगड़िया से सामने आई है। खगड़िया में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे चाचा 17 महीने साथ रहे और उन 17 महीनों में तेजस्वी ने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाया। जो लोग हमारे 10 लाख सरकारी नौकरी के प्रण को असंभव बताते थे, हमें नौकरी देने का अर्थशास्त्र समझाने के लिए कहते थे। भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। अभी कोई एक काम बता दे कि 2 उप मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए किया हो। या उन्होंने एक ही काम किया है कि दिन रात लालू यादव और मुझे गाली दे रहे हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी तो यही से गए हैं जहां हम मान सम्मान देते हैं और फिर बाद में पलट जाता है और हमें ही गाली देते हैं। जहाँ सब भाई लोग ही हैं। हम नफरत फैलाने का काम नहीं करते हैं, हम कलम बांटने का काम करते हैं ताकि तलवार ना बांटे।
दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में खगड़िया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और झंझारपुर में 7 मई को मतदान होना है। इसी को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्रिय है। यह शनिवार को जेडीयू कार्यालय पहुंचे और फिर संबंधित लोकसभा क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की और कई टिप्स दिए। जहां आपको बता दूं कि जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन यानी कि ललन सिंह ने बताया है कि बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी एकजुट और फिर एकजुट रहेगी, एकजुट है और रहेगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि हम लोग एक साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि सरकार ने 18 वर्षों में किस तरह से काम किया है। सरकार के काम को ही आधार बनाकर के वे लोग वोटरों के पास जाएं, जहां ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें सरकार ने काम नहीं किया है। हर वर्ग के लिए काम हुआ है। उन्होंने पार्टी के लोगों को निर्देश दिया है कि वे सक्रियता से विकास के लिए किए गए कार्यों को लेकर के जनता के बीच जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी जातियों और फिर धर्मों के लोगों के लिए विकास किया है, काम किया है। वहीं पर ललन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री एक विधानसभा से करीब 200 से 250 लोगों को रूबरू हुए। यह तीसरे चरण में 7 मई को जिन 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है उनमें झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा में जदयू के प्रत्याशी है। वहीं खगड़िया से लोजपा रामविलास तथा अररिया में भाजपा के प्रत्याशी है। दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जमकर के हमला बोला। यह सम्राट चौधरी ने कहा कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। मोदी नहीं, अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो भी संविधान को नहीं बदला जा सकता है। जहां लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग परिवारवाद के लिए जीते हैं, बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में जुटे हैं और फिर दूसरा बेटा तेज प्रताप यादव को अपनी पत्नी पर अत्याचार करके छोड़ दिया है, उसे मंत्री बनाया जाता है। रोहिणी आचार्य पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि एक टूरिस्ट बेटी दूसरे देश से इस देश में आकर के चुनाव लड़ने का काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम लोगों को तय करना है कि बिहार में संविधान और लोकतंत्र को कोई बचाने वाला है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, चैत्र नवरात्र का पर्व चल रहा है और कल नवमी का दिन था। नवमी के दिन कन्या पूजन करने का विधि विधान है और इसी क्रम में सीवान लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब कन्या पूजन करने पहुंची। यह सीवान शहर के महादेव मालवीय नगर में हिना साहब ने 51 कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान हिना साहब ने खुद अपने हाथों से कन्या पूजन में बैठी बच्चियों का पैर रगड़ते हुए नजर आई। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से बच्चियों को खाना भी खिलाया। वहीं पर कन्या पूजन के दौरान उपहार देने की परंपरा है तो फिर हिना साहब ने भी कन्या पूजन में शामिल 51 बच्चियों को उपहार भी दिया है। वहीं पर नवमी के दिन सिवान शहर में भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और फिर इस शोभा यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। जब शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर स्टॉल बना करके फल, पानी, प्रसाद, कोल्ड ड्रिंक, जूस इत्यादि का वितरण किया जाता है। वहीं पर हिना साहब की तरफ से भी सिवान शहर के जेपी चौक पर स्टॉल लगाया गया था, जहां शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ भी वे खुद उपस्थित होकर के अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाते हुए नजर आई। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के पक्ष और फिर विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों में कहा था कि लालू और मुलायम सिंह का परिवार चुनाव के समय बूथ लूटने का काम करता था। सम्राट चौधरी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन लोगों से बिहार चल नहीं रहा है और पगड़ी उतर नहीं रही है। इन लोगों की बात करने का कोई मतलब नहीं है। 4 लोग सुनने तक नहीं आता है इन लोगों को, ये क्या बात करेंगे। वहीं पर पवन सिंह के ये कहने पर कि बीजेपी के नेता मोदी के नाम पर कब तक चुनाव जीतेंगे, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी के नाम पर कहां कोई जीत रहा है। नरेंद्र मोदी तो खुद डिप्रेशन में चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या पूरे देश में इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता की जीत तय है। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग सबके लिए काम करते हैं और हम लोगों को सबका वोट मिलता है। मुख्यमंत्री किसी गलत फहमी में ना रहे। 17 महीने में हमने जो काम किया है, जो नौकरियां मिली है, मुसलमानों को भी मिली है और हिंदुओं को भी मिली है। खबर किशनगंज जिला से है। किशनगंज में एक जीवित युवक वोट देने से वंचित रह गया और विभागीय लापरवाही के कारण उसे मृत घोषित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोठिया प्रखंड क्षेत्र के पनासी पंचायत स्थित मतदान केंद्र संख्या 160 पर बीएलओ की लापरवाही से जीवित व्यक्ति वोट देने से वंचित रह गया है। पोठिया प्रखंड के पनासी पंचायत अंतर्गत मीर बस्ती ढेकीपारा गाँव में निवास करने वाले व्यक्ति मेहमानो आलम को उस वक्त मायूस होकर लौटना पड़ा जब वो वोट देने से वंचित रह गया, क्योंकि उसे बीएलओ ने मृत घोषित कर दिया है। जी हां, व्यक्ति ने बताया कि वो लोकतंत्र के महापर्व में योगदान देने पहुंचा था, लेकिन उनके नाम के आगे बीएलओ ने डिलीटेड का मुहर लगा दिया है।
इसको लेकर मत केंद्र पर मौजूद पीठासीन पदाधिकारी से भी वोट दिलाने को लेकर मिन्नतें की गई, लेकिन पीठासीन पदाधिकारी ने वोटर लिस्ट में डिलीटेड का मोहर लगी होने के बाद कहकर पल्ला झाड़ लिया है। इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने मामले की जांच कर विविध कार्रवाई की बात कही है। खबर पूर्णिया से है। पूर्णिया जीएमसीएच में बीती रात खूब हंगामा हुआ। नवजात की तबीयत बिगड़ जाने पर परिजनों का गुस्सा फूटा। परिजनों का आरोप है कि वे नवजात को महज एक बार देखना चाहते थे, जिसे लेकर न सिर्फ उन्हें रोका गया बल्कि अचानक से उन्हें बच्चे की हालत नाजुक होने की बात बताई गई। इसका जब उन्होंने विरोध किया तो एसएनसीयू में तैनात प्राइवेट गार्ड ने बदतमीजी और मारपीट की। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। नवजात बच्चे के पिता डगरवा थाना क्षेत्र के बुआड़ी पंचायत के लसनपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनका नाम प्रिंस कुमार पोद्दार बताया जा रहा है। परिजनों ने एसएनयू के प्राइवेट गार्ड पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं प्रिंस कुमार पोद्दार ने बताया कि बीते शुक्रवार की सुबह 7 बजे पत्नी चंदा देवी को जीएमसीएच लेकर वार्ड में भर्ती करवाया गया था, जहां एक बेटे को जन्म दिया गया। जन्म के बाद से ही नवजात की स्थिति खराब थी, जिसे देखते हुए नवजात को एसएनयू वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां नवजात बच्चे का इलाज चल रहा था। दोपहर नवजात की स्थिति के बारे में पूछा गया तो नर्स ने नवजात की स्थिति सही बताया। शाम 7 बजे अचानक नर्स ने बच्चे को रेफर कर एक रेफर पेपर पर साइन करने लगी। उन्होंने कहा कि बच्चे की स्थिति काफी गंभीर है। इस पर जब उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि जब वे लोग नवजात की स्थिति के बारे में पूछते रहे तब उन्हें बच्चे की खराब स्थिति के बारे में क्यों नहीं बताया गया, बच्चे को तभी रेफर क्यों नहीं किया गया। इतनी सी छोटी बात को लेकर 2 गार्ड हेलमेट पहने आया और डंडा चलाना शुरू कर दिया। हंगामे के बाद पुलिस और पदाधिकारी मौके पर पहुंची। इस मारपीट के विरोध में परिजनों ने एसएनयू वार्ड के आगे जमकर बवाल काटा। हंगामा की सूचना पर के हाट थाना की पुलिस पूर्णिया जीएमसीएच पहुंची, परिजनों को समझा बुझाकर हंगामा को किसी तरह शांत कराया। वहीं के हाट थाना पुलिस ने बताया कि एसएनयू वार्ड में किसी बात को लेकर परिजन और नर्स में बहस हुई थी। परिजनों को समझा कर हंगामा शांत कर दिया गया है। खबर बेगूसराय से। गृह मंत्री अमित शाह 29 अप्रैल को बेगूसराय आएंगे। अमित शाह बेगूसराय के डीजी कॉलेज मैदान में गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। आज से कॉलेज परिसर में पंडाल लगाया जा रहा है। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए जनसंपर्क शुरू कर दिया है। अमित शाह के विशाल जनसभा व लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कुसमहोत, नीमा एवं चंदापुर सहित अन्य जगहों पर एनडीए गठबंधन के संयोजक सह जदयू जिला अध्यक्ष रुदल राय के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा, भाजपा के प्रदेश मंत्री संतोष रंजन राय, जिला प्रवक्ता शुभम कुमार सहित अन्य मौजूद थे। बैठक में आगामी 29 अप्रैल को अमित शाह के सभा में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष रुदल राय ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी ने जितना काम किया है, आज तक किसी भी सरकार ने उतना काम नहीं किया था। हम सभी अधिक से अधिक मत देकर गिरिराज सिंह को फिर से सांसद बनाएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा ने उपस्थित लोगों से अमित शाह के सभा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। भाजपा के प्रदेश मंत्री संतोष रंजन राय ने कहा कि डीजी कॉलेज के मैदान में अमित शाह का ऐतिहासिक जनसभा होगा। जिला प्रवक्ता शुभम कुमार ने कहा कि गृह मंत्री बेगूसराय आ रहे हैं। इसको लेकर तमाम भाजपा तथा एनडीए के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। खबर बेगूसराय से। बेगूसराय में तपती गर्मी के बीच दूर तक सफेद चादर की तरह बिछी रेत पर 4 किलोमीटर पैदल चलना, फिर 40 रुपये नाव पर खर्चा कर गंगा की लहरों से होकर 50 मिनट में 700 मीटर दूरी तय करते हैं। इसके बाद पहुंचते हैं बेगूसराय के मटीसानी से समहो गांव। ये दर्द है 50,000 से अधिक लोगों की। इसलिए यहाँ का चुनावी मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई नहीं बल्कि गंगा पर पुल है। दरअसल लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। हर और सिर्फ चुनाव की चर्चा हो रही है। कोई वोटिंग का आधार विकास को मान रहा है तो किसी को चाहिए बदलाव। ऐसे में केडीवी लाइव की टीम पहुंची मटिहानी। यहां से सामहो के लिए चली नाव पर बैठे लोगों से चुनाव पर चर्चा की। ज्यादातर लोगों ने इस सफर के दौरान सिर्फ पुल निर्माण की बात पर जोर दिया। आइए पहले जानते हैं यहाँ पुल
बनने से होगा क्या। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर सामहो से किसी व्यक्ति को बेगूसराय जिला मुख्यालय पहुंचना है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला 50 मिनट में नाव से करीब 700 मीटर की यात्रा और दूसरा 80 किलोमीटर की दूरी तय कर सड़क मार्ग से पहुंचना। नाव से सफर करने के बाद लोग सामहो से मटिहानी पहुंचते हैं, फिर 4 किलोमीटर पैदल बालू पर चलकर सड़क तक जाते हैं। नाविक एक पैसेंजर से 40 रुपए लेते हैं। अगर उनके पास बाइक है तो उससे 50 रुपए अलग से लगते हैं। नाविक एक बड़ी नाव पर 30 पैसेंजर और 20 बाइक लोड कर चलते हैं। ऐसे में सामहो से बेगूसराय जिला मुख्यालय पहुंचने के दोनों ही विकल्प से लोग काफी परेशान होते हैं। अगर गंगा पर पुल बन जाता है तो महज 15 मिनट में लोग बेगूसराय मुख्यालय पहुंच जाएंगे। अब जानिए क्या कहते हैं नाव से सफर करने वाले लोग। मटिहानी सामहो के बीच चलने वाली नाव पर हर वर्ग के लोग मौजूद हैं। किसान मृत्युंजय सिंह गंगा के दक्षिणी छोर पर अपने खेत में काम करने जा रहे थे तो सामहो ब्लॉक में काम करने वाले अनिल और शिक्षक प्रभात ड्यूटी पर जा रहे थे। बेगूसराय में अपने गाँव जा रही संगीता कुमारी ने बताया कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विकास। गंगा नदी पर सामहो मटिहानी के बीच पुल बनना बहुत जरूरी है। पुल नहीं होने के कारण इमरजेंसी में जिला मुख्यालय जाने में 4 घंटे लगते हैं। पुल बन जाएगा तो 15 मिनट में जा सकते हैं। हम लोग अच्छा काम करने और विकास करने वाले को वोट देंगे। हम लोगों को सिर्फ शिक्षा और सड़क चाहिए।